बुक ओपन करो। देखो ये तो सर 12 वाला है। बुक ओपन करने ना बोले पहले, बुक ओपन किया मैंने। पॉइंट इलास्टिसिटी। हाँ ओपन किया हुआ है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इंस्टीट्यूट का जो बुक है उस सब्जेक्ट्स का जो बुक होता है तो मतलब ऐसा होता है कि उससे अच्छा बुक मार्केट में नहीं मिलता इंस्टीट्यूट का जो बुक होता है। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स का होता है बुक जो वो पब्लिश करता है जनरली वो अधूरा टाइप का रहता है, ठीक है। जैसे इको में ये सब जो दिया हुआ है पॉइंट इलास्टिसिटी, ये सब जो दिया हुआ है ये पूरे अच्छे से नहीं समझाया है वो, ठीक है। मतलब थोड़ा ऐसा लैंग्वेज में समझाया है कि स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। उसको हम इनकम्प्लीट ही बोलेंगे, समझ में आया। तो इसलिए इस बुक में जब देखें हम तो इस बुक में ज़्यादा अच्छे से समझाया हुआ है जिसका ज़ेरॉक्स दिए हैं, ठीक है। जिससे तुम लोगों को हम तो यहाँ पर समझा देते हैं लेकिन बाद में तुम लोगों को पढ़ना होता है, एट द एंड में स्टूडेंट को ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब जो टीचर बाद में पहले बता चुका है तो तुम लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा वो, तो वो जो इसलिए इसका ज़ेरॉक्स दिए हैं ताकि इसमें से जब भी पढ़ोगे तुम लोगों को समझ में आएगा और इसमें एग्जाम्पल के साथ वो समझाया एकदम अच्छे से, ठीक है। तो जब इसमें से पढ़ लोगी ना तो इसको सिर्फ थोड़ी रीड करोगी तो तुमको सारा चीज़ समझ में आएगा, और सिर्फ इसको पढ़ोगी अगर इंस्टीट्यूट का बुक को ये सब पढ़ोगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पहला बात तो ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट किया है इको का, हम लोग को टाइम में इतना मोटा नहीं था। अब ये 7 पेज का चीज़ को ये 2 पेज 3 पेज में मतलब समेट दिया है, तुम लोग समझ सकते हो कि कितना एडवांस में वो चल रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ये उस दिन बता चुके थे, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिए थे, अभी उसका पूरा बताना बाकी है, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देते हैं ताकि वो समझने में तुम लोगों को इजी होगा बाद में, ठीक है। वो सारा चीज़ इस शीट में दिया हुआ है, इससे पढ़ लोगे उसके बाद ही इसमें रीड करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस बुक से, बता देते हैं पहले। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लो। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी does not respond to a change in its price, then the elasticity of demand is 0, ठीक है। हम लोग जो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो आता है रिजल्ट, आंसर जो आता है वो डिमांड के बारे में आता है, ठीक है। कि प्राइस इतना चेंज हो रहा है तो डिमांड कितने टाइम्स पे चेंज होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब तुम कैलकुलेट करोगे अगर वो 0 आया तो उसका मतलब ये होगा कि वो तुम्हारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब क्या कि प्राइस जितना भी चेंज हो जाए, बढ़े घटे या बहुत बढ़ जाए, लेकिन डिमांड उसका नहीं बदलेगा, ठीक है। उसका डिमांड रहेगा वही का वही। सुनो भी कैसे,
In this case, the quantity demanded remains the same, irrespective of any rise or fall in the price of the commodity. No matter what the price is, the same quantity is demanded. ठीक है? It is a case of perfectly inelastic demand. A demand curve of zero elasticity is known as perfectly or completely inelastic demand curve. ठीक है? देखो, जनरली प्रैक्टिकली हर गुड्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कीमत अगर बढ़ेगा या घटेगा तो डिमांड सेम रहे। जनरली क्या होता है कि प्राइस अगर घटा तो डिमांड कोई चीज का बढ़ जाता है, जब प्राइस अगर बढ़ गया तो किसी डिमांड घट जाएगा, ये होता है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि प्राइस घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, डिमांड उसका वही का वही रहेगा। तो ये सिर्फ एक चीज में हो सकता है, वो है मेडिसिन, ठीक है। दवाई जो है, क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है, दवाई का दाम जितना भी बढ़ जाए उसका डिमांड वही रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब सारा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो जब तुम लोग पढ़ोगी तो पहले इसको पढ़ोगी, और इसको पढ़ने के बाद पूरे माइंड में एकदम एक एक करके पढ़ो, ठहरो और रुको। तुम देखना खुद कि तुम 4 पेज जो बोले हैं हम, वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और तुम परफेक्ट वे में तुम्हारा प्रिपरेशन होगा। तब तुम इस बुक को सिर्फ इसलिए पढ़ने बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज इस तरह से लिखा होगा। तो ये बुक है मेरे पास, तो इस बुक से पहले पढ़ ले, फिर अरे जो पढ़ने के लिए बोल रहे वो सिर्फ पढ़ना है, सब नहीं लेके पढ़ने बैठ जाना। ये सेम ही चीज तो दिया बस अब उसमें इस चैप्टर तुम पढ़ लेना उसी से, हां सेम चीज दिया हुआ है। ज्यादातर चीज सेम है। अरे सेम तो सब है, लैंग्वेज ना डिफरेंस है। वही तो वो इजी लैंग्वेज वो दिया हुआ, समझ तो फिर तो हमको क्या जरूरत है फिर किया ना इसमें से पढ़ाने का। जब तुम समझ जाओगी तो वो भले ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में दे, तुम उसको आसानी से पकड़ लोगी। लेकिन अगर तुम डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ोगी शुरू से तो तुमको समझ ही नहीं आएगा, तुम करोगे कैसे वहां पे। अब इसमें देखो पेज पलटो इसका, बोले पेज पलटो, हाँ इसका डायग्राम दिया है। प्राइस इलास्टिसिटी जो है ईपी बोल के डिनोट होता है, वो इक्वल टू 0 है। मतलब यहाँ पे दिया है जब ये प्राइस था तब भी डिमांड इतना ही था क्वांटिटी का, जब प्राइस बढ़ा तब भी डिमांड इतना ही है क्वांटिटी का, बढ़ा नहीं है। इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन रेज हो रहा है वो सिर्फ इसको ये एक पैरा तुम पढ़ लोगी ना तो सारा क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा इसमें, और इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, ठीक है। लेकिन इसका जो चीज दिया हुआ है, ये जो समझाया है, इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट को दिक्कत आएगा जो क्वेश्चन वो रेज कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी क्या है? When consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price, but nothing at all at a slightly higher price, then the price elasticity of demand for a commodity is said to be infinite. देखो इसमें क्या है, ये देखो ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक में क्या प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू बोला है, वो इसमें 0 था, इसमें इनफिनाइट है। इनफिनाइट का साइन जानती हो तुम लोग, ऐसे क्रॉस टाइप का जाता है, ठीक है। अभी समझा रहे, देखो ये बोल रहा है ना कि थोड़ा से भी अगर प्राइस घट जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड उस चीज का इतना हो जाएगा कि उसको आप मतलब बता नहीं सकते हो, ठीक है। और जरा से अगर बढ़ जाए तो फिर कुछ उसको खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, उसका डिमांड फिर होगा ही नहीं। ये समझ में आया? तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देख लो 2 केस बढ़ रहा है। अगर प्राइस जरा से भी बढ़ जाए कोई डिमांड नहीं हो रहा है, और जरा से घट जाए तो एकदम अनलिमिटेड डिमांड हो रहा है।
समझ में आया? इनफिनाइट इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर दो रिजल्ट है, ये बात बता देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। देखो यहाँ पर डायग्राम, देखिए कि नहीं डायग्राम। हाँ जी। पी में क्या है कि कीमत कम है तो अनलिमिटेड डिमांड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एकदम बड़ा है। और जरा से प्राइस बढ़ गया तो उसका कोई डिमांड नहीं हुआ है, एक भी माल नहीं बिका। तो इस तरह वो वहाँ पे लिखेगा, वहाँ पे और कुछ भी क्वेश्चन वो रेज करेगा, ठीक है? तो वो सारा क्वेश्चन का आंसर इस पैरा में सब दिया होगा। ये बात बता देते हो। अब है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। When a given percentage change in the price of a commodity causes an equivalent percentage change in the quantity demanded, then the elasticity of demand is said to be unitary or one। देखो यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज जितना चेंज हो रहा है प्राइस का, उतना ही परसेंटेज से डिमांड भी चेंज हो रहा है। तो सेम हो रहा है तो आंसर वन आएगा, ठीक है? इक्वल होगा। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा, दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब चीजों को अंडरलाइन करके रखो और घर में जाकर खुद से पढ़ना है। वो यही सब क्वेश्चन पूछेगा वो इसी टाइप का कि परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कैसा मतलब है ना डायग्राम का शेप होगा, डिमांड कर्व कैसा शेप होगा। समझ में आया? पूछना है किसी को? अब है इलास्टिक डिमांड। When the percentage change in the quantity demanded of a commodity exceeds the percentage change in its price, the elasticity of demand is greater than unitary, मतलब greater than 1। ठीक है? मतलब क्या बोल रहा है कि जितना परसेंटेज से प्राइस चेंज हुआ है उससे ज्यादा परसेंटेज से डिमांड बढ़ा है, ठीक है? डिमांड चेंज हुआ, बढ़ा नहीं, ठीक है? वर्ड में फर्क है, ये सब एकदम गौर करने का। चेंज वर्ड सिर्फ यूज हो रहा है, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हुआ है उससे ज्यादा परसेंटेज से डिमांड चेंज हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कोई मतलब नहीं है। अब ये हो सकता है कि वो 10% से गिरा हो तो वो 10% से ज्यादा फॉल भी हुआ होगा डिमांड, ठीक है? मतलब प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड जो है वो 15% से गिर गया। नहीं रे बेवकूफ, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, चेंज का यहाँ बात है। हाँ वही मतलब हाँ। डिमांड में 15% का चेंज आ गया। हाँ चेंज आ गया, समझ में आया? दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज भी हो देखो यहाँ पर समझा देते हैं वाला क्वेश्चन, ये अच्छा किया। The elasticity of demand here is greater than unity. Demand is said to be relatively elastic here. For example, if a fall in the price of the commodity by 10% causes an increase in amount demanded by 15%, ठीक है? The demand is said to be elastic. 10% अगर वो चेंज हुआ है, गिरा है, तो 15% से वो उठा है, ठीक है? डिमांड समझ में आया पहले? हाँ। Generally the demand for luxury goods is elastic in nature। यहाँ पर वो भी एग्जाम्पल दे दिए कि कौन सा नेचर ऑफ गुड्स का नेचर जो है इलास्टिक होता है। ये समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। हैं? यहाँ पर इसका ये एग्जाम्पल है।
प्राइस जो है यहाँ पर इस डायग्राम में ना एक और भी मर्ज है पार्ट का, तो इसका जो पार्ट है वो ये है, ये दोनों OP0 से OP1 में जब आया तो इसका डिमांड OQ1 हो गया, OQ0 से। क्लियर हुआ? अरे चश्मुल्ली देखो ना वहां पे। हाँ तो आप ही जो बोले वही तो देख। हाँ तो उसमें देखो ना वहां पे समझा रहा था, तो समझोगी। बैठ के खाली बस पेन हिलानी है। पहले जो कीमत था वो यहाँ था प्राइस, हाँ वो घटे तो बढ़े। तो यहाँ पर इतना डिमांड हुआ। अब जब ये फॉल हुआ तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ गया। आया समझ में? पूछना है? नहीं। अब है inelastic demand. Demand is inelastic when the percentage change in the quantity demanded of a commodity is less than the percentage change in its price. The elasticity of demand here is less than unity. यहाँ पर ये बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज जो हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में वो कम हुआ है। जितना प्राइस में परसेंटेज आया है, चेंज हुआ है, जैसे मान लो कि प्राइस का परसेंटेज 10% हुआ है तो डिमांड का परसेंटेज उससे कम हुआ है, चेंज 8%। इससे कम देखो, होगा। देखो। ये नीचे वाला वही एग्जांपल है। इसमें डिमांड भी फॉल P2 P3 वाला। हाँ। P2 P3 वाला नहीं। हाँ वही इलास्टिक का, हाँ। If a fall in the price of a commodity by 10% leads to an increase in quantity demanded, अभी इसको ध्यान से देख लो, जो बोले थे अभी, यहाँ चेंज हुआ है 10% से, वो ये सवाल की थी अभी, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो प्राइस के परसेंटेज में कम है। समझ में आ रहा है जो बहुत समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे? मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन उससे प्राइस कम से है। कम ही है। हाँ, परसेंटेज में कम है। हाँ। ये सब चीज हम बता दे रहे हैं। तुम सोचो कि एक दिन में हम एक बार सिर्फ पढ़ लिया, फिर खोलेंगे एक 4 महीना बाद, तो जिंदगी में नहीं दिमाग में बैठेगा, रोज रिवीजन करना होगा। पढ़ना है ओन लैंग्वेज में, सिर्फ इसमें याद करना है। हाँ, इनइलास्टिक कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक किसको बोल रहा है, ये सब अलग अलग है। सर सैटरडे को टेस्ट है ना? संडे को अकाउंट्स का। ये क्लियर हुआ? हाँ। किसी को कुछ पूछना है? अब ये जो चार्ट है ये इसका समरी है, ठीक है, जो अभी समझा है। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को जो डिनोट करते हैं ईपी से ऐसे करते हैं, वो जीरो कब हो, जब होगा तब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंजेस, प्राइस चेंजेस, जो बताया, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी का जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगा, भले प्राइस एकदम चेंज हो जाए। लेस देन 1 होगा इनइलास्टिक, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन अ चेंज इन प्राइस, जस्ट जो अभी पढ़ा है। जीरो इक्वल टू 1 है, जितना परसेंट वो बढ़ मतलब चेंज होगा उतना परसेंट डिमांड भी चेंज होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है, जितना परसेंटेज वो प्राइस बढ़ा है मतलब चेंज हुआ है उससे ज्यादा परसेंटेज डिमांड चेंज हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या इनफाइनाइट है, कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल दे कैन गेट एट सम प्राइस, कुछ प्राइस घटा तो वो उसका इनफाइनाइट है, लेकिन अगर जरा से भी बढ़ गया तो कोई डिमांड नहीं। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, ये बात बता देते हैं इनफाइनाइट में। वो साइन भी पूछ सकता है कि भाई इनफाइनाइट का साइन बताओ, ठीक है। एमसीक्यू एकदम प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वो एमटीपी आरटीपी आप जो बोले तो वो एक ही बुक में है ना? हाँ, तुम लोग तुम लोग मत खरीदो, तुम लोग को खरीदने का कोई नहीं जरूरत नहीं। खरीदेंगे।
तुम लोग है ना जाके लिपस्टिक पाउडर खरीदो, एग्जाम में तुम लोग को देख के उसको वही नंबर देगा, तो किसका रंग ज़्यादा गोरा है उसी को नंबर देंगे। देखो यहाँ पे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी बताए थे उस दिन, फिर इसमें बता देते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है ना, ये एक क्या बोलते हैं उसको, बाय डिफॉल्ट मतलब एक बना दिया है वो लीनियर शेप का, ठीक है। अभी दिखाते हैं। पेज नंबर 60 निकालो अपना। सिक्सटी बोले 60। पता है मेरे को। पॉइंट इलास्टिसिटी में वो क्या है, ये इस तरह से एक बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू ये बना दिया है, ये मेथड कब, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग परसेंटेज वाला मेथड किए हैं, तुम लोग इसमें इलस्ट्रेशन भी किए हो, ठीक है। अब इसमें और भी इलस्ट्रेशन देंगे तुम लोग को। तो इसमें क्या है, वो तो कैलकुलेशंस का था, इसमें क्या है, ये एक डायग्राम बना दिया है और ये स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व का, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। अब यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है। पॉइंट इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, लाइन सेगमेंट बिलो, देखो लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ठीक है, डिवाइड बाय। अब बताते हैं, अभी जो हम डायग्राम समझा रहे हैं वो इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये बना दिया है। इसमें क्या है, सपोज वी वांट टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर ऑन अ लीनियर और अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वहां पर वो बोलेगा लीनियर, उसका वर्ड भी है, या फिर स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब तुम लोग और इस वर्टिकल को मत समझ लेना, ये स्ट्रेट लाइन, एक होता है वर्टिकल, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे होता है। ये स्ट्रेट लाइन इसको बोल रहा है, ये बोलेगा अभी सिर्फ फॉर्मूला का ये बता रहे हैं, पूरा डिस्क्राइब करेंगे उसको। ये मान लो बोलेगा कि आप बताइए प्राइस इलास्टिसिटी पॉइंट आर पे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये बोल रहा है उस पॉइंट से पहले नीचे आएंगे तो होगा ये आर बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ये है इसका मतलब, जो फॉर्मूला ऊपर बताया है, ठीक है। जिस पॉइंट में बोलेगा उस पॉइंट से पहले नीचे का जो ये है अल्फाबेटिक, उसको लिखेंगे आर बी पूरा यहाँ तक, अब फिर यहाँ से ऊपर आर ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आर बी जो है आर ए से बड़ा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा बोल दिया कि ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा डायग्राम में यहाँ पर पहले से ये बोल बना दिया है। जब इस तरह का तुमको एक माइंड में सेट कर लेना है, आप इसको समझा रहे हो, ठीक है, एक एक करके। मान लो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये इक्वल टू 1 होगा प्राइस इलास्टिसिटी। इससे ऊपर गया तो ग्रेटर देन 1 हुआ, इससे ऊपर गया तो इनफाइनाइट हुआ, ठीक है।
अब इससे नीचे आ रहा है तो लेस देन 1, और यहाँ आ गया तो इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब सुनो, अब ये पहला वाला जो है ये बोल दिया यहाँ पर एट पॉइंट ए, इस तरह से वो पहले बोलेगा। अच्छा पहले उसको भी समझा देते हैं। इन फिगर 8 ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विद ए एज इट्स वाई इंटरसेप्ट। ए जो है वाई जो ये एक्सिस है इसका इंटरसेप्ट है, और बी जो है एक्स का इंटरसेप्ट है, ठीक है, एंड डी एज इट्स मिड पॉइंट। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन में सिर्फ वो क्या करेगा, यही 3 लाइन तुमको दे देगा। इस 3 लाइन से अगर जो स्टूडेंट पढ़ा होगा वो समझ गया होगा पूरा कहानी उसका। मिड पॉइंट डी है मेरा जो कि इक्वल टू 1 है, एक्स पे पी बिलोंग करता है, ठीक है। इसका वैल्यू बस ऐसे बना देना तुमको अपने वहां पर रफ में, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा बस उसका आंसर दे देना है। अब देखो, द पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी एज द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि एट पॉइंट ए में क्या है, एट पॉइंट में लाइन सेगमेंट बिलो है, ए के नीचे जो है वो ए बी आ रहा है, ए बी लिखे यहाँ पे, और लाइन सेगमेंट अबव है ये वाला, ऊपर हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ ओ लिखे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हुआ। तो यहाँ पर जो आ रहा है, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो पूछो। हाँ? ओए, हो गया क्लियर? अब देखो, एट एनी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट बिलो द, देखो इस लाइन का मतलब समझो, मिड पॉइंट के ऊपर लेकिन ए के नीचे, ये ए पॉइंट है, इसमें रीच करेगा तब वो इनफाइनाइट होगा। इस मिड पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी वो हो पॉइंट, क्वेश्चन रेस कर दिया तुमसे, मान लो कि इसका हमको ये बताओ प्राइस इलास्टिसिटी, तुमको पहले ये 3 लाइन पढ़ा देगा वो, तुम अपना बना ली वहां पे। अब वहां बोल दिया कि एट एनी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट बिलो ए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसको ए लिखा है ना, वो अपना अल्फाबेटिक कुछ भी लिख देगा, वो सी डी कुछ भी। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो खुदा का बंदी बोलो मुंह से। अरे आ रहा है, आप बोलिए ना। तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा, और उसका पूछेगा अगर आप बताओ सेगमेंट, तो कहाँ गया, बी से ई, क्योंकि पॉइंट ई का पूछ रहा है ये, बी से ई लोअर सेगमेंट और ई से ए, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब यहाँ पर एट मिड पॉइंट डी, डी में दिया है तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है भाई ए 1 इक्वल टू 1, यूनिटरी होगा प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पर ये चीज जो पूछेगा तो इसका सही जवाब देना है, ठीक है। लोअर सेगमेंट में है बी डी, अगर हम डी भी लिख दे तो, हाँ अगर हम डी भी लिख दिए तो गलत करते हो। डी बी का मतलब हो रहा है कि ऊपर जाना, ऊपर, पहले नीचे से ऊपर जाता है। अरे यहाँ देखो ना तुम, बी ए लिखा है, बिलो बाय फिर अबव। हाँ तो पहले बिलो का लिखना है बी डी, डी भी हम बोले डी भी, यही लिखना है वो, अच्छा यहीं से काउंट, नीचे से काउंट करना है, और वो अपर एकदम ए से काउंट करेंगे। हाँ। लोअर सेगमेंट का मतलब क्या होगा, वही ना होगा कि नीचे से तुम करोगी। हाँ हमको लगा हम्म, 4 नंबर देखो, एट एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट, डी के, डी मिड पॉइंट है,
उसके नीचे कहीं भी, लेकिन बी से ऊपर, बी से ऊपर कहीं भी देख लो, यहां पर भी अगर होगा वो, तब भी वो लेस देन 1 होगा, जब तक कि वो बी ना बोल दे। और एट बी पॉइंट में क्या है, 0। ठीक है, क्लियर हो गया? पूछना है किसी को? हाँ, पूछिए पूछिए। अब देखो यहाँ पर इसी नाटक को यहाँ पर अच्छा से समझाया है, इस नाटक को, ताकि स्टूडेंट खत्म हो जाए। ठीक है, एकदम ऐसा लैंग्वेज में लिखा है कि एकदम स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाए। डायग्राम वगैरह सब बना दिया वो, सब कुछ, लेकिन एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया। देख रहे हैं ये पॉइंट इलास्टिसिटी यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बना दिया है, और जिस डायग्राम से हम समझाए हैं वो भी बना हुआ है इसके पास। देखो, ठीक है। अब यहाँ पर नाटक क्या है इसका, इसका सिर्फ लैंग्वेज सुनो सिर्फ। By definition, the price elasticity of demand is the change in quantity associated with change in price. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, देख लो भाई, इसी को नाम है CA। ये सिर्फ पूरा तोड़ के कैसे समझा रहा, देखो इसका कहानी ये है, चेंज है, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, चेंज हुआ जो अमाउंट, मान लो 1000 था, 1500 हो गया, तो जो 500 हुआ है वो यहाँ पर अमाउंट है। ठीक है, डिमांड का, क्वांटिटी का, प्राइस का मान लो 400 हुआ था चेंज, वो सिर्फ चेंज का लिखा है, ये जो लाइन जो तुम पढ़ रही हो। By definition, the price elasticity of demand is the change in quantity associated with the change in price. ये हो गया, इससे भी क्वेश्चन रेस कर सकता है वो, एक लैंग्वेज लिख देगा, पकेगा कि इसका साइन बताओ, इसका साइन यही होगा सिर्फ। टाइम्स, ये देखिए यहाँ पे ये वर्ड, इससे जो डिवाइड करोगे ना, तो मान लो ये चेंज हुआ था 250 रुपीज से, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हुआ, तो इसी को बोल रहा है ये टाइम्स द रेशियो ऑफ प्राइस टू क्वांटिटी, ये हुआ। अब यहाँ प्राइस टू क्वांटिटी, समझ में आया जो वो समझाना चाह रहा है? जो परसेंटेज में हमने फॉर्मूला लिखे हैं ना, कहा रहते हैं सुमैया दीदी, फिर याद है, ठीक है, अच्छी चिल्ला क्यों नहीं? अरे ठीक है भाई, हम जान रहे कि तुमको आता है। देखो ये ओरिजिनल प्राइस है और डिवाइड किया है ओरिजिनल क्वांटिटी को यहाँ पर, वहाँ पर जो लिखा है, और ये चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, वो अलग करके लिखा है एक जगह में। समझ में आया? आगे समझ में? इतना अच्छा लैंग्वेज में लिखा है ये। तो ये बोल रहा है ना, therefore the price elasticity of demand depends not only on the slope of the demand curve but also on the price and quantity। इसका नाटक जो ये है कहने का, ये जो डिमांड कर देते हैं ना, चलो कोई इससे समझाते हैं क्योंकि अच्छा समझ पाते हैं कि देखो ये जो चीज़ है ना, इसी को यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ किया है, ठीक है, वो इक्वल टू 1 है। तो इसको सुन लो कहानी पर है, ये क्या समझाना चाह रहा है। ये बोल रहा है ना, ये जो चेंज इन का जो ये लिखे हैं ना हम, ये जो पार्ट है, ये इस कर्व से हो रहा है, ये ऊपर नीचे जो, तो ये बोल रहा है कि ये सिर्फ कर्व पे डिपेंड नहीं है प्राइस इलास्टिसिटी, ये डिपेंड है इस पे, ये जो एक्सिस है प्राइस और क्वांटिटी का,
आपको लग रहा है खत्म हो गया? नहीं हम समझ गए। वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हाँ तो और हम लोग ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पढ़ रहे हैं ना। वाह देखिए। अरे नहीं सर, हमको मालूम है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोलते हैं। हाँ तो बट मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे वो वहाँ पे जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे इस हाँ। शीट में जो पढ़े थे वो प्राइस से पूरा रिलेटेड। अच्छा और आइए। यहाँ पे बता रहा है कि डिमांड जो होता है वो चेंज हो सकता है, प्राइस। अरे बाप रे। सर आप छोड़ दीजिए, मुझे बताना चाहिए। क्या मेरा बच्चा बोला है, देखो पूरा इतिहास बदल दिया। अरे भाई देखिए यहाँ पर आंटी जी, आंटी यहाँ देखिए आप। सर ईडी है वो, ये ईडी है ना, इसलिए हम confused। अरे यहाँ पर देखिए तो सही, हम इसी के लिए ना पढ़ा है इसको, हमको क्या जरूरत पड़ा था? हम तो जानते ही हम तो कम पढ़े लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आंटी जी इसी का पैसा ले रहे हैं। ठीक है सर, पढ़ाइए। ये सब सीख लो, अभी जिंदगी पर टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है। तोड़ के पढ़ोगी ना तो सब चीज समझ में आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है? ये सब तकदीर से मिल जाता है। कभी किसी को टीचर, जैसे हमको मिला था सीए संजय मुंद्रा, वो बंदा मिला, वो बताया जो टैक्स में जिस तरह से पढ़ाया, वहां से मेरा समझ लो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। अपनी जिंदगी में अमेंडमेंट क्लास का हमको जरूरत नहीं पड़ा टैक्स का, चाहे वो नया ही चीज क्यों ना आ जाए, खुद से पढ़ लेते थे, क्योंकि वो तरीका से जो पढ़ाया उसको कैप्चर कर लिए हम, और वो खुद ही बताया, ठीक है? बता तो दिए, तोड़ के पढ़ना है। टैक्स को अरे इसको टैक्स का टीचर लेना ही पड़ेगा, वो नया सब्जेक्ट है। हर चीज इतना बाबू का मिलना नहीं है। अभी देख लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये लिखा हुआ है, आप अभी कहाँ बात के इतना इम्पोर्टेंट बता रहे थे? तो वही बताया जो फ्लो तोड़ दी। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये इस डिमांड कर्व में ऊपर नीचे हो रहा है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये रहा वैल्यू जो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पे हो रहा है? ये प्राइस और क्वांटिटी पे। वो यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है, ये सबक देना चाह रहा है सीए इंस्टीट्यूट का जो लैंग्वेज है। समझ में आया? तो पढ़ना आपको दोनों है इस बुक से। ये जो दिए ये जब पढ़ लेंगे आप तो आपके लिए इजी हो गया वो। अब वो जैसा लैंग्वेज में लिखे आप समझ जाओगे। अगर हम सिर्फ इसको पढ़ा के समझाते तो क्वेश्चन अगर वहां रेस कर देता ना, यहाँ से एक का भी जवाब नहीं दे पाती तुम, जबकि दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो डिस्क्राइब किया है इस बुक में, लेकिन इतना अच्छे से नहीं किया है यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा एडवांस है, तोड़ तोड़ के नहीं समझाया है जिस तरह इसमें समझाया हुआ है। टीचर लोग जब नोट्स बनाता है ना तो वो लोग 2-3 बुक छानता है वो लोग। समझ में आया? तब वो लोग क्या बात मैट बना दिया, अपना नाम दे दिया इंस्टीट्यूट का। समझ में आया? अपना मर्जी से कोई कहीं से नहीं लिखने का। कहाँ कुछ बोल रहे हैं? अरे मैं तो बात बोल रहा हूँ, तुम्हारा ब्रेन में नहीं, तुम लोगों का ब्रेन डेवलप करने का चाह रहे हैं कि हाँ ये चीज समझो थोड़ा। जैसे कि आईपीसीसी में एनटीओ चैप्टर था, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तुम लोगों का 11 में था, तो तुम लोग अभी एक पार्ट सिर्फ पढ़ी हो, अभी उसमें 4-5 पार्ट है, ठीक है? तो सर एनटीओ अभी नहीं होगा ना? हाँ है, वो बीकॉम में भी है और इसमें भी है। तो अब तुम लोग जब आप पढ़ोगे, अब तुम लोग देखना उसका क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है? उस चैप्टर में मेरा पसीना पूरा छूट गया था, टीचर तो पढ़ा के निकल के, हमको भी लगा कि इजी है, हमको लगा वो 11 वाला है। अब जब हम पढ़ने बैठे एट द एंड में, सब ऊपर से जा रहा है, वो क्या रहा है भाई, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इनफैक्ट हनीफ मुखर्जी का बुक ले लिए, उसमें दिया हुआ है कुछ और तरीका से, सब एकदम मतलब ऊपर से। तब एक बुक लिए थे, सीए का बुक लिए थे ऑल्टरनेटिव, उसमें जो एनटीओ को जो समझाया है वो किसी बुक में नहीं समझाया, ठीक है? तब उस वक्त जब हम समझ गए तब मेरे मन में ख्याल है कि जिस दिन हम पढ़ाने शुरू करेंगे ना, जिसको पढ़ा देंगे तो इतना दुआ देगा हमको, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स उसको लीव कर देता है एनटीओ को। है वो इजी, लेकिन उसमें 5-6 मेथड से बनाने का है। सर पीपीए गलत सब्जेक्ट है। पीपीए पीपीए डबल पीए क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग करके था।
आज वो बोल रहे थे तो वही सर ये सोच रहा था कि अलग से फिर बुक लेना यार होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में तो बुक में जो दिया हुआ है, तो अलग से बुक नहीं करना अलग से बुक क्यों लेंगे? चैप्टर जो अकाउंट्स की बुक नहीं है, अकाउंट्स की बुक में तुम लोग कैसा है? वही जो सिद्धांत जिसको फॉलो करके बनाओगे अकाउंट्स, अभी तो थ्योरी है तो उसका। तो बस एक जो बुक ले लिया है कि मुखर्जी अब कुछ नहीं लेना। अरे तुम्हारे सीए का बुक में लिखा हुआ है तो और सर वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला क्या है वो भी है ना एक सब्जेक्ट हम लोग का बीकॉम ऑनर्स मैनेजमेंट में है ना। अरे उसमें है सब वही जो तुम लोग कॉमर्शियल स्टडीज में पढ़ी थी, सेकेंड हैंड ले लेना, वो लेने का कुछ जरूरत नहीं। वो टीचर बोला तो लाइब्रेरी से ले लो। कौन टीचर? मतलब जो हेड ऑफ लाइब्रेरी में कितना बुक है? 19,000 हाँ? 19,000 19,900 बोलना चाहता हूँ। अरे एक ही बुक को 1900 बुक है। नहीं हाँ total। बोला टोटल तो 19,000 सब स्टूडेंट के एक बुक जाके ले लेकर रखेगा तो फिर वो कैसे पढ़ेगा वो? पढ़ने लिखने वाला- किताब में मतलब खर्चे क्यों नहीं करना चाहता है? अब बोलेगा हम ऊंचाई में पहुंचना चाहता है। सर सेकंड कितना मिलेगा? तो 2-2.5 मिलेगा, पतला सा बुक होगा वो। ओ बस हाँ अच्छा वो बीएसटी जैसा पतला है हाँ। लाइब्रेरी में फ्री में मिलेगा, हम लोग जाके पहले ले लेंगे। तो तुम लोग जाकर पहले फिर जाके बाद में ये कैसे review करा पढ़ेंगे? ये कैसे पढ़ेंगे? अरे अच्छा मेरे सर छोड़ेगा वो सब मैनेज हो जाएगा। सर हम और कुछ बोलने वाले थे आपको। तो सर हम ये पूछ रहे थे आपसे कि बीकॉम ऑनर्स हम लोग को 5 सब्जेक्ट हो गए शायद 5 या 4 होगा। अब तो क्या हुआ? तो सर सीए का भी पढ़ाई करेंगे हम बीकॉम ऑनर्स का भी करेंगे। सीए में जो तुम्हारा अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप कराइएगा। अकाउंट्स का जो चैप्टर करवा रहे हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बुक है वो बस बीकॉम का, उसमें सिर्फ 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है बीकॉम में जो ऐड होगा, वो तुम्हारे सीए में नहीं है। ठीक है, तो उसमें मत मरो, उससे जो पढ़ाई है वही तुम्हारे सीए में आएगा। ठीक है, जो चैप्टर आप जो सीए में बस इलस्ट्रेशन है बस उतना ही करना है, और भी हम देंगे एक नोट्स टाइप का, बस इनफ है, और कुछ नहीं करना। वो तुम्हारा बीकॉम का प्रिपरेशन हो गया अकाउंट्स का। अब बच्चा इको में जो पढ़ रही हो वही है बीकॉम में। बीकॉम में भी इको है हाँ, उसमें सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है 50 मार्क्स का, वो अलग उसके लिए तुम्हारा टीचर तुमको ढूंढना होगा, क्योंकि जो तुम पढ़ रही हो ना इसमें, ये तो एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं ना, तो एमसीक्यू है, वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, वो भी तो एमसीक्यू आएगा सिर्फ, लेकिन 2 चैप्टर जो है ना, इंटरपोलेशन और एक चैप्टर है वो अलग है। अगर वो हरिराम चौबे से पढ़ा देते हैं तुमसे ले लो ट्यूशन, तो कोई और जगह पढ़ लेंगे। अरे हम 24 से नहीं पढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि वो बीटेक के स्टूडेंट है, वो कैसे पढ़ाएंगे स्टार्ट बीकॉम नहीं पढ़ा रहे वो? नहीं अच्छा, तो कोई टीचर हायर कर लेना। उनके क्लास को पे लिखा हुआ है ठीक है। क्लास 11 12 और ठीक है। फाउंडेशन मैथ्स और इको हो गया, अकाउंट्स हो गया, और है इंग्लिश ईडीबीसी जिसको बोल रहे हो तुम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बोली हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हो जाएगा अकाउंट्स वाला बुक और एक इंग्लिश करके जो एक्स्ट्रा अरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो अलग चीज है, वो अकाउंट्स का नाम हो सॉरी गया। सॉरी सर और एक इंग्लिश करके एक्स्ट्रा बुक हाँ, और इंग्लिश। और कौन? भी पूछा था मुझसे कौन सा लैंग्वेज बोलना है, इंग्लिश इंग्लिश लेना। भैया गुलाम से बात करेगी मुझे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे। तुमसे बात नहीं स्पीकर कहाँ है? देखो हेलो ये यहाँ पर बुक ओपन करो, उसको कॉल काटो। बोल रही कुछ बोलना है हमको कुछ नहीं सुनना है, कॉल काटो उसका। सुन ली बोले कॉल काटने के लिए उसका। अच्छा हाँ सर काट दे रहे हाँ बोलो क्या हाँ पापा को तो लगेगा नहीं अमीर से तो कुछ नहीं होगा इनकम सर्टिफिकेट पापा से बनेगा नहीं पापा हाँ, अरे हम तो सुने थे 4 सेमेस्टर का एग्जाम में मेरे पापा को बात करके बात करके ना उनको बता देंगे इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है कल खुला हुआ है कॉलेज तुम 4th सेमेस्टर में गई अभी? बता अरे एग्जाम चल रहा तो छुट्टी होना चाहिए ना हम लोग का हेलो सर कॉलेज कब से शुरू होगा हाँ हाँ तो वो तो क्या गई ना आज तुम लोग, वो ओरिएंटेशन था तो हो गया तो फिर और क्या? क्लासेस हाँ रात साइड हम लोग के कॉलेज में देखो
ये यहाँ पर समझाया इसको, इस पॉइंट को। द इलास्टिसिटी देयरफॉर वैरीज अलोंग द कर्व एज प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज। ठीक है, द स्लोप ऑफ ए लीनियर डिमांड कर्व इज कांस्टेंट। ये शब्द लैंग्वेज देख रही हो ना, यहाँ से क्वेश्चन रेज हो रहा है। ये वर्ड तुम्हारा जो जेरोक्स दिया उसमें नहीं लिखा हुआ है। ये जो देख रही हो ना, ये जो डिमांड कर्व है ये कांस्टेंट है। इसी के अजम्पशन पे पॉइंट मेथड मेजरमेंट होता है। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन रेज हो रहा है, कांस्टेंट, ये फलाना ढिमकाना जो भी है। समझ में आ गया? तो सब घर जाके पढ़ना है। अब है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या है? ये बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये इसी में से समझा देते हैं। Often we may be required to calculate price elasticity over some portion of the demand curve rather than at a single point. In other words, the elasticity may be calculated over range of prices. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मान लो elasticity of demand, उसको दो कीमत मतलब प्राइस या डिमांड के बीच में अगर निकालना होगा तो वो उसी को बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। दिख रहा है यहाँ पे? देखो, इसको निकालने का क्या तरीका है? इसका फॉर्मूला है, माइनस साइन सब में ड्रॉप कर देना है। अगर माइनस साइन आएगा तो Q2 रहेगा माइनस Q1। डायरेक्ट नीचे वाला फॉर्मूला बताइए। नीचे नहीं बताया, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 रहेगा नहीं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रहेगा Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1। Q से मतलब क्वांटिटी है, इनटू P2 माइनस P1 प्लस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, ये आता है ये इलस्ट्रेशन में, न्यूमेरिकल्स में। क्लियर हुआ? इलास्टिसिटी है क्या? ये तो बताया दीदी, ये दो प्राइस है ना और ये दो डिमांड है। इसका यहाँ पर ऐसे जो डायग्राम बना, डिफरेंस बिटवीन इधर देखो, पहले यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये जो बना ना, ये है, इसी को आर्क बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर नीचे का लाइन देख लो, the arc elasticity will always lie somewhere but not necessarily in the middle between the point elasticity। खाना लाल नीचे लिखा हुआ है उस लाइन पे। अभी आप स्लाइड ये बोल रहा है कि आर्क इलास्टिसिटी जो है ये मिडिल में कहीं भी हो सकता है, बीच में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एकदम मिडिल में हो। जैसे ये मिडिल है ना इस लाइन का, ये जरूरी नहीं कि एकदम बीच में हो। अरे इधर, अरे हाँ, ये जो देख रही है ना, ये इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बीचों बीच हो। वही तो बोल रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया है? पूछना है तुम्हारा? अब देखो, ये जो इतना लंबा चौड़ा नाटक यहाँ पे खेला है, तो तुम लोगों को अपने बुक से जो समझाया है फ्रैंक से, फिर समझेंगे नहीं इससे। पहले इसको पढ़ लेना, तब इसको सब इसके पढ़ना। सेम चीज लिखा हुआ है, कुछ सब नहीं घूमेगा। इसको पहले पढ़ना बोल रहे हैं, ठीक है? इसमें इसको कर लोगे तो इसको करने का दरकार नहीं है वैसे। ठीक है, इसका पूरा डायग्राम यहाँ पे समझा दिया जो उसमें था। ठीक है, अब है कितना टाइम हो गया? अरे टाइम पूछ रहे हैं। 5 मिनट बाकी आ रही है। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का ये लास्ट मेथड है। इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। हाँ। ठीक है? हाँ? अब देखो ना, पेज नंबर 57 निकालो इसका, शीट का। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का कोई काम नहीं है।
आपके ऊपर क्या है सीयू संगमैया हमको क्या पता? अरे वो नहीं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने कोई सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहा, हमको भी पता है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्या है सीवीवी और सीवैप। हाँ ये हमको क्या पता? क्या? वही तो टीचर बोल रहा बोल था। रहा था सीवीवी क्या कोई सब्जेक्ट। हाँ कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट टीचर बता रहा अब पता नहीं क्लासेस जाएगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सीपीयू तो एटीएम कार्ड के पीछे रहता है अभी वही सीवीवी सोच क्या है वो? हमको नहीं पता, बगा हमको तो दिख तक नहीं रहा था इतना सीरियस। बस टीचर इतना मजाक उड़ाएगा लोगों हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और एकदम भीड़ था, ऐसा वैसा भीड़, एकदम चल नहीं पाई है ऐसा भीड़। हाँ सर, एक ही क्लास में कम से कम 200 बच्चा का एकोमोडेट कर दिया था। अरे वो पहले दिन का इसीलिए सब चल गया था बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, जनरल सबको एक साथ सबमर्ज कर दिया। बीबीए, हाँ बीबीए अच्छा ओरिएंटेशन तो इसी के लिए बैठा दिया वो बोला ना कि हायर एजुकेशन मतलब सीयू से हम लोगों को ये मतलब नोटिस आया कि इनॉग्रेशन करना होगा, नहीं तो हम लोग वो भी नहीं करते। हाँ कर दिया बोला इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है इनॉग्रेशन, क्योंकि एग्जाम है 9 बजे से। कितना बजे इनॉग्रेशन किया 7 बजे से था। चली गई थी तुम 7 बजे लेकिन तो हमको ही बोलते कि लेट करके यही लेट किया, 6:20 में घुरी है। सर पता है नमाज पढ़ी थी फजर का बस तो मैं कि दुआ कर रही थी ना कि काश ओरिएंटेशन नहीं सर, हमको ना ये चीज का डर था, एम्बैरेसमेंट नहीं हो जाए कहीं टीचर आके खड़ा हो और हम लोग उसका क्लास लेते हैं, रील्स में देखते हैं। अरे हम बोल रहे फर्स्ट बेंच पे बैठ, हमारे फर्स्ट बेंच पे बैठ, पूरा पता है पूरा कॉलेज समझिए पूरा सीट भरा हुआ, हर सीट, और एक फर्स्ट बेंच सिर्फ खाली था, वही जाके बैठ गए। तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत से कॉलेज में कौन बैठता है फर्स्ट बेंच में? देखिए अच्छा भी होगा फर्स्ट बेंच सर, में बैठता है। पता है इतनी कॉन्फिडेंस थी स्कूल में, ये मैं कॉलेज में तो फुसकी बम हो गई, कुछ नहीं करने मांगती है सर, ये लोग कुछ नहीं करने मांगती है, ना बात करना चाहती है यूनियन में क्यों से करना जाके। नहीं? तो ये सब चीज मत करना स्टूडेंट से लिंकअप बनाना नहीं नहीं होता है सर आज ही हाँ बस एक बार सुनिए, अच्छा ठीक है हम बोले ए तुम चिल्ला मत लगा ना कौन थे, हाँ, उनको बोले ना ये ऑफिस के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ, खुश हो गया। हम क्या करें, और इसलिए नहीं पूछते किसी को, खुश हो गया। निखर को देखो बड़ा वाला यूनियन खड़ा हुआ था, तो कहा भैया खड़े थे कुर्ता पजामा पहन के, तो वो लड़का बोलता है ना, देख ऑफिस